नमस्कार मित्रों, कैसे? मस्त मजे में। मैं रिश्वाना परिज्ञान क्लासेस के डिजिटल चैनल पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में आज हम शुरुआत करेंगे राजपूताना कालीन राजवंश। देखिए, जब राजपूताना नाम आए गया ना, तो हम आपको ये बता दें, राजस्थान का इतिहास विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ था मित्रों 7वीं शताब्दी में। कौन सा थी? और 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान के इतिहास का सबसे प्राचीन काल माना जाता है मित्रों राजपूत काल। कौन सा काल था? राजपूत काल। और इसी राजपूत काल में राजस्थान की सर्वोच्च शक्तिशाली जाति थी मित्रों प्रतिहार। कौन सा बताओगे? प्रतिहार। तो सिंपल सी कहानी ये भी सुन ले और समझ लें कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का काल तो है राजपूत काल, लेकिन उसमें ध्यान रखना 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान की सर्वोच्च शक्तिशाली जाति कौन सी हार थी? प्रतिहार। राजस्थान तो छोड़ो साहब, एक समय ऐसा आया कि समूचे उत्तर भारत में एक छत्र राज किया था कौन से हारों ने? प्रतिहार। और उसी प्रतिहार वंश की स्थापना हुई है साहब अपने पश्चिमी राजस्थान में। बड़े गौर से सुनते जाइए और समझते जाइए। देखना, अपन जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो है मित्रों प्रतिहारों का इतिहास। और ध्यान रखना, इसी प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता कि चंद्रपर्दे के मुताबिक प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है साहब अग्निकुंड से। लेकिन आगे आगे देखते जाना, प्रतिहारों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकार अलग अलग मत, अलग अलग सिद्धांत भी देंगे। शुरुआत कर रहे हैं अपन प्रतिहार वंश, और इसी प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाला एक शासक है, और उस शासक का नाम था मित्रों हरिश्चंद्र। कौन सा चंद्र है? हरिश्चंद्र। और कहा जाता मित्रों इसी हरिश्चंद्र का साम्राज्य यानी अपनी राजधानी बनाया था मंडोर, और मंडोर वर्तमान है जोधपुर में। और इसी जोधपुर का प्राचीन नाम था मित्रों मारवाड़। कौन सा वाड़ है? और इसी मारवाड़ के सबसे प्राचीन नाम और था मित्रों, नाम था गुर्जरात्रा। कौन सी रात्रा बताओगे? गुर्जरात्रा। इसलिए ध्यान रखना, कहीं कहीं आपने देखा होगा प्रतिहारों का पूरा नाम मिलता मित्रों गुर्जर प्रतिहार। बड़े गौर से सुनो और समझो। अब गुर्जर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मारवाड़ का प्राचीन नाम था गुर्जरात्रा। जब गुर्जरात्रा में प्रतिहार आए तो प्रतिहारों का पूरा नाम हो गया गुर्जर प्रतिहार। और कहते हैं साहब इसी प्रतिहार वंश की जानकारी, प्रतिहार वंश की जानकारी और इतिहास में जानकारी हमेशा देते हैं या तो साहित्य या शिलालेख। अब देखते जाइए साहब, इन्हीं प्रतिहारों की जानकारी देख शिलालेख था मित्रों, नाम था गंडियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? गंडियाला। और गंडियाला वर्तमान है मित्रों जोधपुर में। गंडियाला कहां पर है? जोधपुर। और कहा जाता साहब इसी गंडियाला शिलालेख की रचना करवाई एक प्रतिहार शासक, उस प्रतिहार शासक का नाम था ककुक प्रतिहार। कौन सा प्रतिहार था? ककुक प्रतिहार। और कहा जाता साहब इस गंडियाला शिलालेख की रचना हुई थी 861 ईस्वी में। 861। बड़े गौर से सुनना और समझना। जब गंडियाला का नाम आ ही गया तो हम आपको यह भी बता दें साहब, राजस्थान में प्रथम बार सती होने की जानकारी भी साहब गंडियाला से मिली है। अब मानना कि पढ़ तो रहे इतिहास, लेकिन ध्यान रखना साथ ही साथ हम झलक देखेंगे आर्ट एंड कल्चर की। तो मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, राजस्थान में प्रथम बार सती प्रथा की जानकारी मिली कौन सी? शिलालेख से गंडियाला। और कहा जाता इसी ककुक प्रतिहार एक सेनापति था, नाम था राणुका। राणुका की पत्नी थी संपल देवी, और संपल देवी मानी जाती है राजस्थान की प्रथम सती। और संपल देवी के सती होने के प्रमाण कहां से मिले हैं? गंडियाला। गंडियाला वर्तमान कहां है? जोधपुर में। समय और आगे बढ़ा, इन्हीं प्रतिहारों की जानकारी देख शिलालेख नाम है मित्रों राजौगढ़ शिलालेख। कौन सा गढ़ है? राजौगढ़। अब राजौगढ़ शिलालेख है राजगढ़ में। राजगढ़ वर्तमान है अलवर में। राजगढ़ कहां बताओगे? अलवर। इन्हीं प्रतिहारों की जानकारी देख शिलालेख है मित्रों हर्षनाथ शिलालेख। कौन शिलालेख है? हर्षनाथ। और हर्षनाथ वर्तमान है हर्ष की पहाड़ी पर, और हर्ष की पहाड़ी का है मित्रों सिक्कर में। समय और आगे बढ़ा, इन्हीं प्रतिहारों की जानकारी राजस्थान से बाहर भी मिली है, और वो मिली है साहब राधनपुर शिलालेख से। कौन सा शिलालेख है? राधनपुर। और राधनपुर वर्तमान है मित्रों गुजरात में। राधनपुर कहां बताओगे? गुजरात। इसी प्रकार इन्हीं की जानकारी मिली राजस्थान से बाहर एक शिलालेख और है मित्रों नीलगुंड शिलालेख। कौन सा बताओगे? नीलगुंड। और नीलगुंड शिलालेख वर्तमान है मित्रों कर्नाटका में। कौन सी जगह में? कर्नाटका। तो पुनः देखिए साहब, प्रतिहारों की जानकारी के शिलालेख अपने सामने कितने हैं? 5। सबसे पहला शिलालेख बताओगे? गंडियाला। दूसरा बताओगे? राजौगढ़। तीसरा बताओगे? हर्षनाथ। और राजस्थान से बाहर शिलालेख एक तो है राधनपुर और दूसरा है नीलगुंड। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ मित्रों RS 2015 में।
आर 2000 है 15, और आप भी एस बोलो तो किसी आर से कम है नहीं है। मैं आपको क्लास में हमेशा कहता हूं कि कांस्टेबल बनने जा रहे हैं उनके लिए तो ध्यान रखना, हाथ में लटाने के बाद वो किसी आईपीएस से कम नहीं है। और अगर कोई पटवार बनने जा रहा है तो वो तो समझो साहब गांव का बनने जा रहा है कलेक्टर, कौन डॉक्टर है कलेक्टर है। और अगर कोई टीचर बनने जा रहा है ना तो वो तो समझ लो साहब भावी भारत के भविष्य का क्या बनने जा रहा है, बनाने जा रहा है निर्माता। तो समझ लो कि आप किंग नहीं साहब किंग मेकर बनने जा रहे हो। तो क्वेश्चन पूछा हुआ साहब आरएस में कि बताओ साहब प्रत्यारों की जानकारी मिली शिलालेख, उसमें एक तो है राजनपुर और दूसरा नीलकुंड, और नीलकुंड कहाँ है कर्नाटक का। तो देखना प्रत्यार वंश की स्थापना हुई है साहब मारवाड़ में, और संस्थापक माना जाएगा कौन सा चंद्र हरिश्चंद्र। और ये प्रत्यार माने जाएंगे मित्रों मंडोर शाखा के। कौन सा कहा गया? अब शाखा नाम क्यों लिया कि कहा जाता साहब प्रत्यारों की लगभग 26 शाखाएं मानी जाती है, लेकिन उन 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन और प्रथम शाखा मानी जाती है साहब मंडोर वाली, जिसका संस्थापक कौन सा चंद्र है हरिश्चंद्र। चाप लो फटाफट। अब देखिए कहते हैं साहब प्रत्यार और प्रत्यार वंश का संस्थापक तो हो गया साहब हरिश्चंद्र। संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। और इसी हरिश्चंद्र के बाद शासक बना उन्हीं का तीसरा पुत्र, नाम था मित्रों रज्जिल। क्या नाम बताओगे? रज्जिल प्रत्यार। और कहते हैं साहब इसी रज्जिल का एक पौत्र, रज्जिल के पौत्र शासक बना मित्रों। शासक का नाम था नागभट्ट प्रथम। और इसी नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी, कौन सी दानी? राजधानी, और राजधानी बनाया था मित्रों मेड़ता। और मेड़ता वर्तमान है मित्रों नागौर में। मेड़ता कहाँ है? नागौर। बड़े गौर से सुनना मित्रों, देखना साहब रज्जिल का पुत्र था नागभट्ट प्रथम, और रज्जिल है साहब हरिश्चंद्र का पुत्र। कौन चंद्र का है? हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र का वंश जब कहां चला गया? मेड़ता। अब दूसरी राजधानी मेड़ता है, लेकिन ध्यान रखना ये मेड़ता वाले प्रत्यार माने जाते थे मंडोर शाखा के। कौन सा के प्रत्यार है? मंडोर। तो ये समझ लो कि मंडोर के प्रत्यारों की राजधानी कितनी हो गई? ये दो, एक तो हो गई मंडोर और दूसरी हो गई मेड़ता। अब बार बार मैं शाखा का नाम क्यों ले रहा हूं कि साहब आपने एक इतिहासकार का नाम सुना होगा मुणोत नैणसी। और उस नैणसी के अनुसार प्रत्यार ध्यान रखना 26 शाखाओं में बंटे हुए थे। कितनी शाखाएं थी? 26। और उन 26 में ध्यान रखना सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है मंडोर वाली, और मंडोर और मेड़ता के प्रत्यार दोनों एक ही माने जाएंगे। और दूसरी राजस्थान में एक शाखा राज करेगी साहब, वो है बीनमाल। तो मैं फिर कह रहा हूं साहब समुच्चय भारत में प्रत्यारों की शाखाएं कितनी मानी गई है? 26। लेकिन राजस्थान में कितनी शाखा राज करेगी? 2। एकदम शाखा देख रहे हैं साहब, वो है मंडोर शाखा, और दूसरी शाखा देखना बीनमाल। लेकिन ध्यान रखना मंडोर और बीनमाल वाले प्रत्यारों में सबसे शक्तिशाली माने जाएंगे साहब बीनमाल के प्रत्यार। आप आगे देखते जाना, पढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि बीनमाल के प्रत्यारों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था साहब कन्नौज तक। तो पहले छाप लो यहां तक फटाफट। अब देखिए प्रत्यार वंश का संस्थापक तो था हरिश्चंद्र है, लेकिन इतिहास और आगे बढ़ा तो हमें यह भी बताया गया साहब इसी प्रत्यार वंश और प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक है। प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक है, और वास्तविक संस्थापक माना जाता है मित्रों नागभट्ट प्रथम। और कहते हैं साहब इसी नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी, कौन सी दानी? राजधानी। और राजधानी बनाया था साहब बीनमाल को। कौन से माल को? बीनमाल। और बीनमाल वर्तमान मित्रों जालोर में। बीनमाल कहाँ है? जालोर। और दूसरी राजधानी बनाया था साहब उज्जैन, और उज्जैन वर्तमान है एमपी, और एमपी का दूसरा नाम है साहब मध्य प्रदेश। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। बड़े गौर से सुनना साहब प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक है नागभट्ट, और नागभट्ट प्रथम ने राजधानी बनाया बीनमाल। और इस बात की जानकारी और जानकारी दी कि चीनी यात्री, और चीनी यात्री का आपने नाम सुना होगा मित्रों वैनसांग। कौन सा सांग है? वैनसांग। और उसी वैनसांग के ग्रंथ का नाम है सीयुगी। और इसी वैनसांग के अनुसार बीनमाल, कौन सा माल है? बीनमाल। और बीनमाल को उसने नाम दिया था मित्रों पीलो मोलो। और इसी वैनसांग के अनुसार प्रत्यार, और प्रत्यारों को नाम दिया था साहब
कूचे लो। बड़े गौर से सुनना मित्रों, जानकर दी एनसांग ने, इसी वैनसांग अनुसार भी हिनमाल का नाम इसने दे दिया पीलो मोलो, और उसी वैनसांग अनुसार प्रत्यार कहलाते कौन सा, कुचेलो। अब पुनः जाते हैं साहब, प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक हो गया साहब नागबड़ प्रथम। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने संस्थापक नाम कितनी बार आ गए साहब, 2 बार। बड़े गौर से सुनना और समझना, दोनों अलग अलग है साहब। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि बताओ साहब प्रत्यार वंश का संस्थापक कहलाया, तो ध्यान रखना नाम याद रखोगे हरिश्चंद्र। कौन सा चंद्र है, हरिश्चंद्र। साम्राज्य कहां बसाया था, मंडोर में। साम्राज्य कहां बसाया था, मंडोर में। लेकिन ध्यान रखना हरिश्चंद्र ने साम्राज्य को बसाया था मंडोर, और हरिश्चंद्र ध्यान रखना सीमित रह गया था मंडोर तक ही। कहां तक है, मंडोर। यानी हरिश्चंद्र ने अपने साम्राज्य का कोई विस्तार तो किया ही नहीं। वास्तव में देखा जाए ना तो प्रत्यारों के साम्राज्य का विस्तार करने वाला एक शासक था, उसका नाम था नागबड़ प्रथम। मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, संस्थापक पूछे तो हरिश्चंद्र, लेकिन हरिश्चंद्र अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही नहीं। इसीलिए ध्यान रखना प्रत्यार से वंश के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया नागबड़ प्रथम ने। विस्तार कैसे, सुनो। जो प्रत्यार पहले कहां तक थे, मंडोर तक, अब उन्हीं प्रत्यारों का साम्राज्य आ गया साहब भीनमाल तक। भीनमाल तो छोड़ो साहब, राजस्थान से बाहर चले गए मित्रों उज्जैन तक, और उज्जैन वर्तमान कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान से बाहर तक पहली बार प्रत्यार साम्राज्य का विस्तार किया करने वाला कौन सा भट्ट है, नागबड़ प्रथम। आपको जरा भी कंफ्यूज, कौन सा फ्यूज है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए एक ही एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछे, बड़े गौर से सुनो और समझो। क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड टीचर में। क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ साहब निम्न में से प्रत्यार वंश का संस्थापक कहलाया, तो ध्यान रखना बताना पड़ेगा हरिश्चंद्र। उसी एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन छोड़ के फिर क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ साहब निम्न में से प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाया, तो बताना पड़ेगा साहब नागबड़ प्रथम। तो मैं फिर कह रहा हूं, संस्थापक पूछे तो हरिश्चंद्र, और वास्तविक संस्थापक पूछे नाम बताओगे नागबड़ प्रथम। लेकिन विडम्बना ये भी साहब, अब आपके सामने प्रत्यारों में नागबड़ प्रथम भी कितने आ गए हैं, 2। लेकिन फिर से सुनना मित्रों, एक नागबड़ प्रथम वो जिसने राजधानी बनाया था मेड़ता को, और मेड़ता वाले प्रत्यार माने जाते थे मंडोर शाखा के। कौन सा कहते थे, मंडोर शाखा। और देख ध्यान रखना इसे नागबड़ प्रथम ने राजधानी बनाया भीनमाल को, तो ये जो नागबड़ प्रथम ये शासक कहाँ का है, भीनमाल। तो मैं फिर कह रहा हूं साहब, नागबड़ प्रथम जिसकी राजधानी थी एक तो मेड़ता, एक नागबड़ प्रथम जिसकी राजधानी भीनमाल, तो उस नागबड़ प्रथम को इस नागबड़ प्रथम से ना कोई लेना ना कोई देना। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों है तो प्रत्यार, लेकिन दोनों अलग अलग है। एक नागबड़ प्रथम होगा मंडोर शाखा का, और दूसरा होगा ध्यान रखना भीनमाल शाखा का संस्थापक जो कौन सा भट्ट है, नागबड़ प्रथम। फटाफट छाप लो। और देखिए इसी नागबड़ प्रथम, और नागबड़ प्रथम कहाँ का शासक बन गया, भीनमाल, और समुचे हिंदुस्तान में प्रत्यार साम्राज्य का विस्तार करेंगे वो शासक भी कहाँ के होंगे, भीनमाल। और इसी भीनमाल में नागबड़ प्रथम की मृत्यु के बाद शासक बना था देवराज। कौन राज था, देवराज। और देवराज की मृत्यु होते शासक बना उन्हीं का पुत्र भीनमाल का शासक नाम हो गया मित्रों वत्सराज। और अब तक का ध्यान रखना प्रत्यारों का शक्तिशाली शासक ही कौन सा राज था, वत्सराज। और इसी वत्सराज की एक थी उपाधि, और उपाधि थी मित्रों रणहस्तिन। कौन सा हस्तिन था, रणहस्तिन। और रणहस्तिन का मीन है, रण बोले तो युद्ध, तो युद्ध के मैदान में हाथी की भांति लड़ने वाला कौन सा राज था, वत्सराज। और ध्यान रखना मित्रों इसी वत्सराज के समय हिंदुस्तान में एक नहीं 1.5 नहीं बल्कि 150 वर्ष लंबा एक संघर्ष चला, और संघर्ष का नाम है त्रिपक्ष संघर्ष। कौन संघर्ष था, और त्रिपक्ष संघर्ष हुआ था साहब, इधर तो थे प्रत्यार, कौन सा बताओगे, प्रत्यार के सामने बंगाल के थे पाल, और नीचे दक्षिणी भारतीय वंश था, याद करो राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश था, राष्ट्रकूट। और इन्हीं तीनों के मध्य एक नहीं बल्कि 150 वर्ष लंबा जो संघर्ष चला, उस संघर्ष का नाम है त्रिपक्ष संघर्ष। तो सिंपल सी कहानी यानी फैक्ट आप ये याद कर लें कि त्रिपक्ष संघर्ष प्रारंभ हुआ था, उस समय प्रत्यार शासक था कौन सा राज, वत्सराज। अब कहानी देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब देखना मित्रों त्रिपक्ष संघर्ष, और त्रिपक्ष संघर्ष होने जा रहा था वत्सराज के समय, और इसी वत्सराज के समय त्रिपक्ष संघर्ष हुआ ना, और संघर्ष हुआ था 795 में। लेकिन ध्यान रखना सन कोई ऑथेंटिक है ही नहीं, इसलिए आपको शताब्दी माननी पड़ेगी 8वीं शताब्दी। और इसी 8वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत की शक्तिशाली जाति थी सा वो थी प्रत्यार।
इधर पूर्वी भारत की जाति थी वो थी पाल, और दक्षिण में एक वंश था, उस वंश का नाम था राष्ट्रकूट वंश। अगर आपने कल बोले तो पिछली क्लास ढंग से पढ़ी हो ना, तो अंतिम 5 मिनट में हमने त्रिपक्ष संघर्ष की पूरी भूमिका बताई थी आपको। भूमिका यूं कि त्रिपक्ष संघर्ष आगे होगा, लेकिन क्यों होगा, इसका कारण क्या है और कहां पर होगा, इसकी पूरी योजना में आपको पिछली क्लास बता चुके थे। अगर ढंग से किसी नहीं देखी हो तो आज ही ध्यान प्रज्ञान क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। राजपूतों उत्पत्ति के सिद्धांत उसी समय हमने साथ ही साथ बताए थे साहब कि शक्तिशाली जाति एक तो थी प्रत्यार, दूसरी थी पाल और तीसरी थी राष्ट्रकूट, और तीनों के मध्य संघर्ष था। उस संघर्ष का नाम था त्रिपक्ष संघर्ष। अब त्रिपक्ष संघर्ष क्यों हुआ, इसकी बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ा कारण है। गौर से सुनते जाना और समझते जाना। देखना, ये अपना हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान की कहानी ये, इधर हम जो इतिहास फिलहाल देख रहे हैं वो है प्रत्यार, और प्रत्यार फिलहाल कहाँ के शासक बने हुए, भीनमाल के। कहाँ के शासक बताओगे, भीनमाल। और भीनमाल में शासक के साम नाम है वत्सराज प्रतिहार, वत्सराज प्रत्यार। और इसी वत्सराज के समय त्रिपक्ष संघर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, आप कल की कहानी याद कर लें और आज साथ ही साथ में देखते जाओ साहब कहानी क्या, कारण क्या था। देखना, अपने हिंदुस्तान दो बड़ी बड़ी नदियां, इधर भी नदी और इधर भी नदी। देखना, हम आपको बता चुके हैं साहब, यहाँ एक नदी का नाम है गंगा नदी, यहाँ एक नदी, उस नदी का नाम है मित्रों यमुना नदी। और देखना, कल हमने बताया था साहब, इधर भी नदी और इधर भी नदी, और दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है दोआब। और हम आपको ये बता चुके थे कि साहब सबसे उपजाऊ भूखंड होता है ना, वो होता है दोआब वाला, और उसी दोआब वाले भूखंड का तो नाम है मित्रों कन्नौज। नाम क्या था, कन्नौज। और कन्नौज वर्तमान यूपी बोलो तो वही उत्तर प्रदेश। अब कहानी देखना मित्रों, इसी कन्नौज में राज्य कर रहा था उस वंश का नाम था अयुध वंश। और उस समय अयुध वंश में एक शासक बना था मित्रों, उसका नाम था इंद्रायुध। कौन सा युद्ध था, इंद्रायुध। लेकिन इंद्रायुध ये था मित्रों अयोग्य शासक। अब देखना, इंद्रायुध था अयोग्य शासक, इस बात का पहली बार पता लग गया साहब वत्सराज, और कहते हैं साहब ये वत्सराज प्रत्यार, वत्सराज प्रत्यार। और वत्सराज प्रत्यार रवाना हुआ भीनमाल से और दौड़ भाग गया साहब कन्नौज, और कन्नौज में आक्रमण किया इंद्रायुध पर, और इसी इंद्रायुध को पराजित किया। और इंद्रायुध को पराजित करने पर समूचे कन्नौज पर एक छत्र राज करने लग गया साहब वत्सराज। तो सिंपल सी कहानी ये कि समूचे उत्तर भारत में कि जिस किसी ने कन्नौज को जीत लेना है, समझ लो उसने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। अब उत्तर भारत में परचम लहरा रहा, प्रत्यारों का शासक बन गया कौन सा राज, वत्सराज। अब जैसे प्रत्यारों ने कन्नौज पर अधिकार किया ना, तो इस बात का पता लग गया साहब बंगाल, और बंगाल में याद करो हम वंश आपको कल ही बता चुके थे, वो था साहब मित्रों पाल वंश। कौन सा वंश था, और अब पाल वंश का शासक बन गया मित्रों धर्मपाल। कौन सा पाल था, मैं फिर कह रहा हूं, पाल वंश का संस्थापक था, उसका तो नाम था गोपाल, लेकिन वर्तमान पाल वंश का शासक अब कौन है, धर्मपाल। और इसी धर्मपाल के समय दक्षिणी भारत में एक वंश था, वही राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश बताओगे, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट वंश का फिलहाल जो शासक बना, उस शासक का नाम है ध्रुवराज। कौन सा राज बताओगे, ध्रुवराज। अब कहानी देखना मित्रों, सबसे पहले कन्नौज पर अधिकार किया था प्रत्यारों ने, और इस बात का पता लग गया पाल वंश, और पाल वंश का शासक कौन था, धर्मपाल। और धर्मपाल ने इस बात की सूचना भेज दी मित्रों, दक्षिणी भारत वंश था राष्ट्रकूट वंश। सूचना ये धर्मपाल ने कह दे रहे ध्रुव, धर्म ने कह दिया रे ध्रुव है, यानी अपन पाल और राष्ट्रकूट तो कन्नौज पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ध्यान रखना कन्नौज पर अधिकार कर चुके हैं प्रत्यार। तो धर्मपाल ने योजना बनाई, धर्मपाल ने कह दिया ध्रुव अपन दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं कन्नौज पर। और कन्नौज बैठा कौन सा राज है, वत्सराज। उस वत्सराज को अपन दोनों मिलकर कन्नौज से भगा देंगे, और इस वत्सराज के भागने के बाद अपन दोनों मिलकर इस कन्नौज को आधा आधा बांट लेंगे। तो ध्यान रखना ये योजना कौन से पाल की थी, धर्मपाल। और इसी योजना अनुसार इधर से रवाना हो गया साहब राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश आ रहा है, इधर से आ रहा है मित्रों पाल वंश, और सामने त्यार खड़ा उस वंश का नाम है प्रत्यार वंश। और इन्हीं तीनों के मध्य जो संघर्ष होगा ना, उस संघर्ष का तो नाम है मित्रों त्रिपक्ष संघर्ष। कौन संघर्ष होगा, त्रिपक्ष, या फिर दूसरी भाषा में कहते हैं त्रिकूट संघर्ष। और ये त्रिपक्ष संघर्ष हो रहा है मित्रों कन्नौज में। संघर्ष कहां हो रहा है, कन्नौज, और कन्नौज वर्तमान हुई उत्तर प्रदेश में। अब देखना साहब, इसी धर्मपाल और ध्रुवराज दोनों ने मिलकर सबसे पहले पराजित किया वत्सराज को, और पराजित होते वत्सराज तो बेचारा कन्नौज से भागा पुनः आ गया भीनमाल में। पुनः कहाँ गया था, भीनमाल में, यानी वत्सराज तो पुनः गया। और इसी वत्सराज के जाति उसी मैदान में कूटनीति का प्रयोग किया था ध्रुवराज ने, और कूटनीति के तहत इसी ध्रुव ने पराजित कर दिया था धर्मपाल को ही।
विडम्बना देखना साहब, त्रिपक्ष संघर्ष की योजना बनाने वाला था धर्मपाल, लेकिन कूटनीति के तहत उसी ध्रुव ने वसराज के भागते आक्रमण किया धर्मपाल पर, और धर्मपाल बेचारा स्वयं इस युद्ध में हारे गया और अंतिम रूप से त्रिपक्ष विजेता, त्रिपक्ष विजेता और त्रिपक्ष विजेता कहलाता है राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुवराज। तो ये साबित हो गया कि इन तीनों ही वंशजों में समुचे हिंदुस्तान का शक्तिशाली वंश था कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। तो मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, सबसे पहले पराजित हुए थे परत्यार, परत्यारों के बाद में पराजित हुए थे पाल, और अंतिम रूप से विजेता कहलाते राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट शासकों ने ध्रुवराज। और ये घटना थी मित्रों 8वीं शताब्दी की। कौन सा शताब्दी हो गए? 8वीं। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, ये तो त्रिपक्ष संघर्ष की केवल शुरुआती है। ये संघर्ष एक नहीं, डेढ़ नहीं, बल्कि कितने वर्ष चलेगा? 150 वर्ष। लेकिन संघर्ष के शुरुआती दौर में, यानी प्रथम जो सबसे पहला युद्ध हुआ ना, उस युद्ध में पहली बार जीते हैं कौन से कूट? राष्ट्रकूट। लेकिन ये भी तय है मित्रों, राष्ट्रकूट आए थे दक्षिणी भारत से। कौन से भारत से आए थे? और इतिहास गवाह मित्रों कि जो जहां से आता है ना पुणे वो वहीं जाता है। तो राष्ट्रकूट आए, कन्नौज में धन लूटपाट की, और लूटा हुआ धन लेकर वो तो पुणे कहां चले गए? दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारत बोले तो इस स्थान का नाम था मित्रों मान्य खेत। कौन सा खेत है? तो देखना, पाल पराजित हो चुके थे, राष्ट्रकूट पुणे चले गए थे, और राष्ट्रकूटों के जाते धर्मपाल ने अधिकार किया कन्नौज पर, और इसी कन्नौज के शासक बना देता साहब चक्रायुद्ध को। मैं फिर कह रहा हूं, पहले शासक था इंद्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध को पराजित करने वाला वसराज, और ध्यान रखना इन राष्ट्रकूटों के जाते धर्मपाल ने शासक बनाया चक्रायुद्ध को। तो अब ध्यान रखना, राष्ट्रकूट भी गए, परत्यार भी गए, और कन्नौज पर पाल और आयुध वंश दोनों क्या कर रहे हैं? शासन। और इस बात का पुनः पता लग जाएगा परत्यारों को, और परत्यार कन्नौज को लेकर हार मानने वाले तो थे ही नहीं। देखते जाना, थोड़े समय बाद पुनः परत्यार आएंगे कौन से प्रदेश पर? कन्नौज पर। कारण क्या? संघर्ष 150 वर्ष चलेगा साहब। फटाफट छाप लो, छाप लिया होगा इतिहास। और इतिहास चल रहा है मित्रों प्रतिहारों का इतिहास। देखिए, इसी परत्यार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अब तक बना हुआ था वसराज, लेकिन वसराज जी भागकर पुणे कहाँ चला गया? बीनमाल। अब वसराज गया भले हो, लेकिन ध्यान रखना ये परत्यार इस कन्नौज को लेकर हार मानने वाले तो थे ही नहीं। अब पुनः देखना साहब, उसी वसराज के बाद बीनमाल, और बीनमाल में शासक बन गया साहब नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। और इसी नागभट्ट द्वितीय की उपाधि थी साहब नागावलोक। कौन सा अवलोक था? नागावलोक। और नागावलोक का दरबार माना जाता था साहब नागभट्ट द्वितीय का। नागावलोक का मीन ये कि उस समय के इसके समकालीन जितने भी सामंत थे ना, वो सब के सब सामंत उपस्थित होते थे नागभट्ट द्वितीय के दरबार में। अब कहा जाता इन परत्यारों में दूसरा एक शक्तिशाली शासक बन गया नागभट्ट द्वितीय, और नागभट्ट द्वितीय भारी भरकम सेना लेकर पुनः गया मित्रों कन्नौज। आ गया था कन्नौज। और इस समय धर्मपाल की वजह से कन्नौज का शासक बना हुआ था साहब चक्रायुद्ध। कौन युद्ध था? और उसी चक्रायुद्ध को पराजित किया, और पराजित करने वाला था इस बार नागभट्ट द्वितीय। और इसी नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी, कौन सी दानी? राजधानी, और राजधानी बनाया साहब कन्नौज, और कन्नौज वर्तमान है वही मित्रों उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना, समूचे उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी मानी जाती थी कन्नौज। क्यों मानी जाती? एक समय ऐसा था कि कहा जाता साहब जिसने कन्नौज को जीत लिया समझ लो उसने पूरे उत्तर भारत को ही जीत लिया। और कहते हैं साहब कन्नौज को पहली बार राजधानी बनाने वाला कौन था? बढ़ता नागभट्ट द्वितीय। अब देखना, नागभट्ट द्वितीय यहाँ तक नहीं रुका, आगे गया साहब ये बंगाल। कहाँ गया था? बंगाल। और याद करो बंगाल वो शासक वही था धर्मपाल, और उसने धर्मपाल को भी पराजित किया। पराजित है यानी वसराज की हार का बदला ले रहा है वो कौन सा? भट्ट ले रहा है नागभट्ट। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, अब भी शक्तिशाली तो वही है राष्ट्रकूट। कौन सा कूट है? राष्ट्रकूट। और एक राष्ट्रकूट शासक था मित्रों गोविंद तृतीय। गोविंद कौन था? तृतीय। और गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित किया। पराजित है, और पराजित होने के बाद लगातार रूप से राष्ट्रकूट आक्रमण कर रहे हैं साहब कन्नौज पर। और उन्हीं राष्ट्रकूटों के भय से इसी नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में, कौन सी नदी है? गंगा नदी। और उसी गंगा नदी में लिए साहब जल समाधि। जल समाधि बोले तो फाइनली की आत्महत्या। और आत्महत्या करने वाला कौन सा? भट्ट कहलाएगा नागभट्ट द्वितीय। और कहते हैं साहब नागभट्ट की मृत्यु होती, शासक बना उसका पुत्र, और पुत्र का नाम है मित्रों रामभद्र। कौन सा भद्र बताओगे? रामभद्र। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, रामभद्र ये था अयोग्य शासक।
कैसा बताओगे? अयोग्य। और कहते हैं साहब इतना अयोग्य था कि रामभद्र ने राष्ट्रकूटों के डर से इनके भय से भागकर पुनः चला गया मित्रों भीनमाल। पुनः कहाँ चला गया है? भीनमाल। तो आपने नोट किया होगा मित्रों, अब तक प्रत्यारों की केवल कन्नौज में आवन जावन नहीं हो रही है साहब। आवन जावन कैसे? सबसे पहले आया था याद करो वसराज, लेकिन त्रिपक्ष संघर्ष हुआ तो हारकर भागकर पुनः कहाँ चला गया? भीनमाल। अब आया साहब नागभट्ट द्वितीय। अब नागभट्ट द्वितीय आया भी, कन्नौज को राजधानी बनाया, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रकूटों के भय से कौन सी समाधि ले ली है? जल समाधि। और उसका पुत्र शासक बना रामभद्र, भागकर पुनः कहाँ चला गया है? भीनमाल। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, ये अब भी प्रत्यार कन्नौज को लेकर हार मानने वाले तो थे ही नहीं। लगातार उससे जब तक वो कन्नौज को नहीं पाले तब तक संघर्ष करेंगे। वो किसके लिए? कन्नौज के लिए। तो फटाफट छाप लो। अब देखिए इन्हीं प्रत्यारों में अब तक का सबसे शक्तिशाली शासक तो था नागभट्ट द्वितीय, लेकिन नागभट्ट द्वितीय की देखिए जल समाधि लेते ही उसके वंशज भागकर पुनः कहाँ चले गए? भीनमाल। अब देखना साहब, रामभद्र था तो अयोग्य शासक। कैसा था? अयोग्य। और उसी अयोग्य रामभद्र का एक सुयोग्य पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम था मित्रों मिहिर भोज। कौन सा भोज था? मीर भोज। और कहा जाता साहब इसी मीर भोज के दूसरा नाम है भोज प्रथम। भोज प्रथम। और इसी मीर भोज बारे कहा जाता इन्होंने अपने पिता का नाम है रामभद्र, और रामभद्र की क्या की थी? हत्या। और जो पुत्र पिता की हत्या करे उससे कहते हैं पितृहंता। कौन सा अंधा है? तो ये अमिट कलंक लगा हुआ सा मीर भोज पर। अब कलंक तो है, लेकिन ध्यान रखना प्रत्यारों का सर्वोच्च शक्तिशाली शासक ही कौन सा? भोज कहलाएगा, मीर भोज। कहते हैं साहब इसी मीर भोज ने अब कन्नौज पर अंतिम रूप से क्या किया? अधिकार। अंतिम रूप से क्या किया है? अधिकार। तो पूछा हुआ क्वेश्चन मित्रों कि बताओ साहब इस कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार किया उस प्रत्यार शासक था, तो बता देना कौन सा? भोज, मीर भोज। अब अंतिम का मीन क्या सुनो, आपने नोट किया होगा इससे पहले कन्नौज पर प्रत्यारों की क्या चल रही थी? आवन जावन। जैसे मान लो सबसे पहले आया वसराज के आ गया नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था रामभद्र भागकर पुनः कहाँ चला गया? भीनमाल। और अब शासक बना कौन सा? भोज, मीर भोज। और मीर भोज एक बार कन्नौज आया सो आया, पुनः यह कभी राजस्थान गया ही नहीं। तो अब फाइनली कन्नौज पर अधिकार हो गया प्रत्यारों का, और प्रत्यार शासक था कौन सा? भोज, मीर भोज। और इस बात की जानकारी हमेशा देते हैं साहित्य शिलालेख। उनमें से एक तो शिलालेख है मित्रों ग्वालियर शिलालेख। कौन शिलालेख है? ग्वालियर। और ग्वालियर वर्तमान है एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में। और दूसरा शिलालेख है मित्रों दौलतपुर शिलालेख। दूसरा कौन सा है? दौलतपुर। और दौलतपुर वर्तमान है मित्रों महाराष्ट्र में। दौलतपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। और इसी मीर भोज की एक दो क्या थी? उपाधि। उसमें से एक तो उपाधि थी आदि वरा। कौन सी वरा बताओगे? आदि वरा। वैसे वरा अवतार माना जाता है भगवान विष्णु का अवतार, और आदि वरा की उपाधि लिखी गई मित्रों ग्वालियर शिलालेख में। और दूसरी उपाधि थी मित्रों प्रभास पाटन। कौन सा पाटन है? प्रभास पाटन। और प्रभास पाटन का मीन होता है चमकता हुआ सितारा। और ये उपाधि लिखी है साहब दौलतपुर शिलालेख में। समय और आगे बढ़ा तो कहा जाता साहब इसी मीर भोज के काल में एक अरबी यात्री आया। उस यात्री का नाम था मित्रों सुलेमान। कौन आया था? सुलेमान। और कहते हैं साहब ये सुलेमान आया था 851 ईस्वी में। 851। और कहते हैं साहब इसी सुलेमान के अनुसार समूचे हिंदुस्तान से अरबी बोले तो वही विदेशी, और उन अरबियों तथा विदेशियों को खदेड़ने वाला कौन था? मीर भोज। और इसी सुलेमान ने अपनी पुस्तक में लिखा कि समूचे हिंदुस्तान में अरबी और इस्लाम धर्म का घन घोर जो विरोधी था ना, वो कौन था? मीर भोज। तो कहानी ये मित्रों प्रत्यारों का सर्वोच्च शक्तिशाली शासक आप बताओगे कौन से? भोज को, मीर भोज। और इसी मीर भोज ने अब फाइनली किस पर अधिकार कर लिया है? कन्नौज पर। तो इसलिए कहा जाता है मित्रों 150 यानी 150 वर्ष के लंबे त्रिपक्ष संघर्ष के दौरान आखिर में कन्नौज को पाने वाले कौन से हारी कहलाएंगे? प्रत्यार। फटाफट छाप लो। अब देखिए इसी मीर भोज और मीर भोज की मृत्यु होते शासक बना उसका पुत्र, और पुत्र का नाम है मित्रों महेंद्रपाल। कौन सा पाल बताओगे? महेंद्रपाल। और इसी महेंद्रपाल की एक दो क्या थी? उपाधि। इसी तो कहा जाता है मित्रों निर्भय नरेश। कौन सा नरेश है? निर्भय नरेश। और इसी की एक दूसरी उपाधि थी मित्रों रघुकुल। कौन सा कुल है? रघुकुल चूड़ामणि।
रघुकुल चूड़ामणि, या फिर कहेंगे कहा जाता मित्रों रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक है। और ये रघुकुल चूड़ामणि उपाधि देने वाला था उसका दरबारी कवि, और उसके दरबारी कवि का नाम सुना तो नाम था राजशेखर। कौन सा शेखर था? राजशेखर। बड़े गौर से सुनना मित्रों, इसी राजशेखर के अनुसार महेंद्रपाल, महेंद्रपाल बोले तो प्रत्यार, और प्रत्यार माने जाते हैं साहब रघुकुल के। अब रघुकुल नाम आते आपके दिमाग ये भी आना चाहिए, अपने हिंदुस्तान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, राम कौन से कुल के माने जाते हैं? रघुकुल के। उन्हीं उसी रघुकुल कहा जाता है रघुवंशी, और रघुवंशी कहलाते हैं सूर्यवंशी। तो सिंबसी कहानी ये राजशेखर के अनुसार प्रत्यार माने जाते हैं मित्रों सूर्यवंशी। कौन से वंशी बताओगे? सूर्यवंशी। अब राजशेखर के जैसे सूर्यवंशी कहा ना, तो अपने सामने प्रत्यारों की उत्पत्ति के सिद्धांत कितने आ गए हैं? 2। याद करो, एक इतिहासकार नाम था चंद्रबर्दी, और चंद्रबर्दी के अनुसार प्रत्यारों की उत्पत्ति हुई है साहब अग्निकुंड से। अरे हुई ना। और याद रखना राजशेखर के अनुसार प्रत्यार कहलाते हैं साहब सूर्यवंशी। तो कंडीशन डाल के क्वेश्चन पूछेंगे साहब, क्या बताओ साहब किस इतिहासकार के अनुसार प्रत्यारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से? तो बता देना चंद्रबर्दी। लेकिन पूछ रहे कि किस इतिहासकार के अनुसार प्रत्यार सूर्यवंशी कहलाए? तो बता देना मित्रों राजशेखर। और इसी राजशेखर की जानकारी दी है ग्रंथ ने। किसने दिए? ग्रंथ ने। और इसी राजशेखर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध ग्रंथ है मित्रों, नाम है कर्पूर मंजरी। कौन सी बताओगे? कर्पूर मंजरी। इसी राजशेखर का दूसरा एक ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। कौन सी मीमांसा है? काव्य मीमांसा। इसी का एक तीसरा ग्रंथ का नाम है मित्रों विद्वशाल भंजिका, विद्वशाल भंजिका। और इन्हीं का एक चौथा ग्रंथ, और उस ग्रंथ का नाम है मित्रों बाल रामायण। कौन सी रामायण बताओगे? बाल रामायण। और इन्हीं का एक पांचवा ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम है बाल भारत, बाल भारत। तो इन 4-5 ग्रंथों से हमें पता लग गया कि राजशेखर के अनुसार प्रत्यार कौन से वंशी थे? सूर्यवंशी। और ध्यान रखना मित्रों, राजशेखर का ग्रंथ है कर्पूर मंजरी। अब आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, आप वेरी ओपन माइंड होकर सुने और समझें। अब जब कर्पूर मंजरी नाम आ गया ना, तो आपका दिमाग झटका मारना चाहिए कि 2-4 मंजरियां और प्रसिद्ध हुई है साहब। ये तो है कर्पूर मंजरी, जिसका लेखक कौन है? राजशेखर। और इसी कर्पूर मंजरी से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ और है मित्रों श्रृंगार मंजरी। नाम तो सुना ही होगा। और श्रृंगार मंजरी का रचयिता है परमार शासक, नाम है भोज। तो परमार भोज ने लिखी, वो तो थी श्रृंगार मंजरी। अब एक और नाम सुनाओ तो राग मंजरी। और राग मंजरी का रचयिता था आमेर का एक कवि, नाम था पुंडरीक विठल। तो मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, कर्पूर मंजरी अलग है, श्रृंगार मंजरी अलग है, और राग मंजरी अलग है। तो पुनः याद करो, कर्पूर मंजरी का लेखक पूछे तो राजशेखर, श्रृंगार मंजरी का पूछे तो परमार भोज, और राग मंजरी का पूछे तो बता देना साहब पुंडरीक विठल। तो ध्यान रखना, एक मंजरी नाम आती है, आपको आस पड़ोस की सारी मंजरियां याद होनी चाहिए। फटाफट छाप लो। अब देखिए, इन्हीं प्रत्यार और प्रत्यारों में इस महेंद्रपाल की मृत्यु, महेंद्रपाल क्या हुई है? मृत्यु। और मृत्यु होती प्रत्यारों में इन्हीं का एक वंश शासक बन गया, इनका पुत्र नाम था भोज द्वितीय। भोज कौन था? द्वितीय। लेकिन कहा जाता साहब भोज द्वितीय बड़े निर्बल शासक था, और इसी प्रत्यार भोज द्वितीय को राजगद्दी से हटा दिया उसके भाई ने। भाई का नाम है महिपाल। कौन सा पाल है? महिपाल। तो फिर कह रहा मित्रों, महेंद्रपाल की मृत्यु, शासक बना भोज द्वितीय, लेकिन भोज द्वितीय को राजगद्दी से हटा दिया, शासक बन गया महिपाल। और इसी महिपाल की एक थी उपाधि, और उपाधि साहब इसी की थी रघुकुल। कौन सा कुल है? रघुकुल। और रघुकुल है मुकुटमणि, रघुकुल है मुकुटमणि। और ये उपाधि देने वाला भी कवि वही है मित्रों राजशेखर। कौन सा शेखर है? राजशेखर। तो आप ये समझ लें कि राजशेखर बार बार कह रहा साहब प्रत्यार कौन से वंशी है? सूर्यवंशी। अरे है ना, याद करो, रघुकुल चूड़ामणि कौन है? महेंद्रपाल। रघुकुल मुकुटमणि कौन है? महिपाल। और महिपाल और महेंद्रपाल दोनों कौन है? प्रत्यार। और प्रत्यार उपाधि दी वो कौन सा शेखर था? राजशेखर। तो आप ये भी समझ जाइए कि राजशेखर के समय प्रत्यार शासक कितने हो गए हैं? 3। सबसे पहले साहब महेंद्रपाल, महेंद्र का पुत्र भोज द्वितीय, और भोज द्वितीय का छोटा भाई नाम था महिपाल। और कहते हैं साहब इसी महिपाल के काल में बगदाद यात्री, और वैसे जानना बगदाद कहाँ है? अरब में। और बगदाद यात्री का नाम है अल मसूदी। कौन सा मसूदी है? अल मसूदी। यानी अल मसूदी आया, और ये आया था मित्रों 915 ईस्वी में।
915। तो आप ये भी समझ लें मित्रों, इन्हीं प्रत्यारों के समय अरबी यात्री कितने आ गए हैं? 2। याद करो थोड़ी देर पहले 851 ईस्वी में आया था कौन? सुलेमान। और उस समय प्रत्यार शासक कौन था मित्रों? मीरभोज। अब आ गया साहब अल मसूदी और शासक है कौन सा? पाल है महिपाल। तो ध्यान रखना 2 अरबी यात्रियों का आगमन हुआ था प्रत्यारों के समय। फटाफट छाप लो। अब देखिए साहब, इसी महिपाल की मृत्यु से शासक बन गया देवपाल। कौन सा पाल था? देवपाल। और कहते हैं साहब ये देवपाल बड़े अयोग्य निर्बल शासक था, इसीलिए देवपाल के समय एक चंदेल शासक है साहब, नाम था यशो वर्मा। कौन सा वर्मा था? यशो वर्मा। और उसी यशो वर्मा ने से देवपाल को पराजित किया। और कहते हैं साहब इसी यशो वर्मा ने देवपाल से भगवान विष्णु की क्या थी? मूर्ति देवपाल से छीन ली। तो भगवान विष्णु की मूर्ति थी तो प्रत्यारों की, लेकिन अब प्रत्यारों की मूर्ति को लेकर चला गया यशो वर्मा। और इसी यशो वर्मा ने भगवान विष्णु का बना दिया मंदिर। भगवान विष्णु का क्या बनाया है? मंदिर। और भगवान विष्णु का मंदिर बनाया मित्रों खजुराहो में। कहां पर बनाया था? खजुराहो। और खजुराहो वर्तमान है एमपी, और एमपी बोलो तो वही मध्य प्रदेश। अब खजुराहो नाम आते आपके दिमाग में भी 2-4 फैक्ट आपको याद होने ही चाहिए। आपका दिमाग झटका मारना चाहिए। अब खजुराहो आते आपके दिमाग पटाख से आता है कि राजस्थान का खजुराहो बोले तो कौन सा है? किराडू। अब साहब आपने यहां तक तो याद कर लिया कि राजस्थान का खजुराहो है तो किराडू, लेकिन किराडू को राजस्थान का खजुराहो क्यों कहा जाता है इसका कारण आपको ध्यान होना ही चाहिए। अब कहानी है क्या? बड़े गौर से सुने और समझे। खजुराहो किसी विषय वस्तु का नाम नहीं है साहब। सबसे पहले तो आप ओपन माइंड हो गए, यूं सुन ले समझ लें कि खजुराहो एक स्थान का नाम है जो वर्तमान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब वो क्यों प्रसिद्ध हुआ और राजस्थान के 2-4 खजुराहो क्यों प्रसिद्ध, क्या समानता? वो समानता सुनते जाइए, समझते जाइए। देखिए वास्तव में खजुराहो स्थान का नाम है और इसी खजुराहो में एक ही स्थान पर लगभग 60 या 70 हिंदू और जैन धर्म के देवी देवताओं क्या बने हुए मंदिर। और उन मंदिरों में लगी हुई मूर्तियों की विशेषता कि मूर्तियां कैसी है मित्रों? युगल मूर्तियां कैसी है? युगल मूर्तियां। और मूर्तियां अर्धनग्न अवस्था में आलिंगन करते हुए। पहले तो आप स्टेप बाय स्टेप समझे। युगल का जोड़ा बोले तो देवी देवता की एक ही पत्र में मूर्ति, यानी एक ही पत्र में देवी देवताओं की मूर्तियां सर्वाधिक है खजुराहो में। अब मूर्तियां कैसी? अर्धनग्न अवस्था में आलिंगन बोलते हो गले मिलते हुए। तो मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, सर्वाधिक अर्धनग्न अवस्था में आलिंगन करते हुए युगल मूर्तियां बनी है खजुराहो में। अब ऐसी मूर्तियां राजस्थान में बनी है मित्रों सोमेश्वर मंदिर में। कौन से मंदिर में? सोमेश्वर। और सोमेश्वर का मंदिर कहाँ है? किराडू वर्तमान कहाँ है? बाड़मेर। इसलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। ऐसी मूर्तियां बनी है मित्रों भंडदेवरा में। कहां पर बनी है? भंडदेवरा कहाँ है? 12 में। और 12 आता है साहब हाड़ौती में, और इसीलिए इसे कहा जाता है साहब हाड़ौती का खजुराहो, या फिर कह सकते हो राजस्थान का मिनी खजुराहो। और मिनी का मैंने छोटा, यानी राजस्थान का छोटा खजुराहो। और ऐसी मूर्तियां और लगी मित्रों अंबिका माता के मंदिर में। कौन सी माता है? अंबिका माता। और अंबिका माता का मंदिर बना जगत वर्तमान है उदयपुर, और उदयपुर आता है साहब मेवाड़ में, इसलिए इसे कहते हैं साहब मेवाड़ का खजुराहो। तो याद करो मित्रों, वास्तविक खजुराहो वो तो ऐसा मध्य प्रदेश में। राजस्थान का खजुराहो वो है साहब सोमेश्वर मंदिर किराडू बाड़मेर में। राजस्थान का मिनी खजुराहो वो है भंडदेवरा। और राजस्थान में मेवाड़ का खजुराहो वो कहलाता अंबिका माता मंदिर कहाँ बना हुआ है? जगत कहाँ है? उदयपुर। तो ये भांति प्रकार के खजुराहो, उन खजुराहों के नाम आपको ध्यान होने ही चाहिए। फटाफट छाप लो। अब देखिए इन्हीं प्रत्यारों का पतन यानी इनकी शक्ति क्षीण होने लगी साहब देवपाल के समय। और इसी देवपाल की मृत्यु के बाद इन्हीं प्रत्यारों का वंशज एक शासक बना मित्रों, नाम है राज्यपाल। कौन सा पाल बताओगे? राज्यपाल। और कहा जाता साहब इसी राज्यपाल के समय घटनाएं दिसंबर 1018 ईस्वी में आया था मित्रों महमूद गजनवी। और उसी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था साहब इधर कन्नौज पर। और कन्नौज का शासक राज्यपाल, और गजनवी के आते राज्यपाल ने तो कन्नौज छोड़ दिया, और वो तो कन्नौज से वहां से भाग गया। और भागा ये राज्यपाल पहुंचा मित्रों उज्जैन में। कहां पहुंचा था? उज्जैन। और उज्जैन वर्तमान बोलो तो वही एमपी बोलो तो मध्य प्रदेश। और ध्यान रखना मित्रों, इसी उज्जैन का दूसरा नाम कहीं की मिलता है? धारा नगरी। इसी का नाम मिलता है अवंती नगरी। जिस प्रकार कन्नौज को कहते हैं कान्यकुब्ज,
उसी प्रकार ध्यान रखना, उज्जैन कहते थे अवंतीपुर, तो ध्यान रखना कन्नौज से भाकर वो कहाँ चला गया, उज्जैन, इसीलिए कहा जाता मित्रों समूचे कन्नौज, समूचे कन्नौज। और कन्नौज का अंतिम है, कन्नौज का अंतिम प्रत्यार शासक है, अंतिम प्रत्यार है शासक, शासक कहलाता है साहब राज्यपाल। अब आपके सामने इससे थोड़ी देर पहले एक अंतिम शब्द और आया था साहब, वहां ये दिया था कि कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार किया, तो आपने नाम बताया था साहब मीरभोज। अंतिम रूप का मीन अब प्रत्यार कहाँ आ चुके हैं, कन्नौज में। लेकिन अब आपके सामने एक सवाल और आ गया कि कन्नौज का अंतिम प्रत्यार शासक था, तो बताओगे कौन सा पाल, राज्यपाल। बड़े गौर से सुनना, दोनों में अंतिम अंतिम है, लेकिन क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग देखा करें। कन्नौज पर अंतिम रूप से पर का मीन अब कन्नौज में आए हैं, कन्नौज में आए, और कन्नौज का अंतिम प्रत्याशा संबंध अब कन्नौज से गए, तो जाने वाला कौन था, राज्यपाल, और आने वाला कौन था, मीरभोज। फटाफट छाप लो। तो देखिए इसी राज्यपाल और राज्यपाल की मृत्यु होते एक शासक बना था मित्रों यशपाल। कौन सा पाल था, यशपाल। हम आपको पहले बता चुके हैं मित्रों, देवपाल, देवपाल था एक निर्बल शासक, और कहते हैं साहब देवपाल के समय प्रत्यारों का क्या होना प्रारंभ हो गया था पता ना, और यहाँ प्रत्यारों की शक्ति क्या होने लगी है, क्षीण। अब क्षीण इस कदर हुई है साहब, एक समय ऐसा था कि समूचे उत्तर भारत में एक छत्र राज कर रहे थे साहब प्रत्यार। अब स्थिति ये हो गई साहब, गजनवी के बाद छोटे छोटे ठिकाने के क्या बन गए, ठाकुर। अब देना साहब निर्बल शासक था राज्यपाल, राज्यपाल के बाद निर्बल शासक बना यशपाल, और कहते हैं साहब यशपाल ये माना जाता है समूचे भारत है, समूचे भारत में प्रत्यार वंश का अंतिम शासक, प्रत्यार वंश का अंतिम शासक। यानी सिंपल सी कहानी ये आपके सामने अंतिम अंतिम नाम कितनी बार आ गए हैं, 2 बार। लेकिन ध्यान रखना ड्राफ्टिंग बहुत अलग होगी साहब। क्वेश्चन पूछे कि कन्नौज का अंतिम प्रत्यार शासक था, तो बता देना साहब राज्यपाल। लेकिन पूछ ले समूचे भारत का अंतिम प्रत्यार शासक था, बता देना यशपाल। और वुमन सुपरवाइजर 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था कि बताओ साहब प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कह रहा है, तो डायरेक्ट पूछे बताओगे यशपाल। लेकिन कन्नौज कहे तो फिर कौन सा बताओगे, राज्यपाल। तो और यशपाल के से ध्यान रखना मृत्यु होती समूचे भारत में प्रत्यार वंश का क्या हो गया, अंत। तो ये थे आपके सामने प्रत्यार। हमने बताया था साहब समूचे हिंदुस्तान में प्रत्यारों की 26 शाखाएं थी साहब, लेकिन राजस्थान कितनी शाखा राज करेगी, 2। पहली तो शाखा थी मंडोर शाखा, दूसरी शाखा थी साहब अपने कौन सी, बीनमाल शाखा। और बीनमाल शाखा में, बीनमाल में अंतिम रूप से शासन किया वो था साहब मीरभोज। और मीरभोज के बाद प्रत्यार पुणे कभी राजस्थान या बीनमाल तो गए ही नहीं। और मंडोर शाखा का अंतिम प्रत्यार शासक माना जाता है मित्रों, कभी नाम सुना था इंदा प्रत्यार। अपन जिस समय मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे ना, उस समय हम आपको बताएंगे साहब, उसी मारवाड़ में राठौड़ और राठौड़ वंश की स्थापना की थी राव सिंह ने। राव सिंह का वंशज एक शासक बना राव चूड़ा, और उसी राव चूड़ा को दहेज में दिया था मंडोर, और देने वाले कौन थे, प्रत्यार। और प्रत्यार शासक कौन था, इंदा प्रत्यार। तो ये समझ लीजिए कि 1395 के आसपास उस इंदा ने मंडोर को दहेज में किसे दिया है, राठौड़ों को। तो अंतिम मंडोर का प्रत्यार पूछे थे इंदा प्रत्यार। और इधर ध्यान रखना जालोर में अंतिम रूप से गया था वो कौन था, भोज था, मीर भोज। और प्रत्यारों ने जैसे राजस्थान छोड़ा तो प्रत्यारों की जितने भी सामंत ने सामंत क्या हो गए, स्वतंत्र। और सामंत जैसे स्वतंत्र सामंत बन गए शासक। और आगे जाकर इन्हीं शासकों ने राजस्थान में रियासतें बना ली साहब, 19 रियासतें। और उन्हीं 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है मेवाड़ की। और वंश अपन देखेंगे साहब गुइल वंश। तो आज आपने जो पढ़ा ना वो था साहब प्रत्यारों का इतिहास। मैं फिर कह रहा हूँ साहब, आज आपने जो देखा ना वो था प्रत्यारों का राजनीतिक और प्रशासनिक विकास। लेकिन ध्यान रखना किसी भी राज्य के राजा के विकास के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 पहलू होते हैं। एक होता है राजनीतिक विकास, दूसरा होता है प्रशासनिक विकास, और तीसरा होता है मित्रों सांस्कृतिक विकास। और ये भी ध्यान रखें समूचे राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक विकास हुआ था प्रत्यारों के समय। और सांस्कृतिक मीन ये मंदिर महलमाड़ी है ना, ये आते हैं साहब सांस्कृतिक बोलो तो आर्ट एंड कल्चर में। और समूचे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसी मंडोर में एक स्थान था ओसिया, और वहाँ एक देवी का नाम सुना तो सच्चाई माता। और सच्चाई माता के मंदिर के निर्माता कौन है तो परमार, लेकिन निर्माण हुआ था वत्सराज प्रत्यार के काल में। वहीं ओसिया में 2-3 मंदिर और बताएंगे, सूर्य मंदिर है, महावीर स्वामी का मंदिर है। और महावीर स्वामी का मंदिर तो नाम सुने होगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर। और उस मंदिर के निर्माता भी कौन है, प्रत्यार बोलते वत्सराज प्रत्यार। तो सिंपल सी कहानी ये कि सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट किया ना, यानी कल्चर का डेवलप सर्वाधिक करने वाले कौन जार थे, प्रत्यार। और सांस्कृतिक विकास की अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जो भी पढ़ा जैसा पढ़ा उसमें कोई समस्या, किसी वजह का कोई डाउट, अगर कोई समस्या और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।
और हम उस जितने भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आपके क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा और हर दिन कहता हूँ साहब, आप जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें ना, घर में बैठकर 15-20 मिनट इसका मनन किया करें, चिंतन किया करें। मनन चिंतन का मीन ये कि आज आपने ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ा ना वो आपको याद रहा या नहीं रहा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, अपने प्रत्येक क्लास का आपसी कोरिलेशन रहता है। रिलेशन यूँ है कि आज आपने शुरुआत की थी प्रत्यारोप इतिहास की, लेकिन प्रत्यारोप के समय जो त्रिपक्ष संघर्ष बना, उस त्रिपक्ष संघर्ष की पूरी भूमिका हम बता चुके थे इससे पिछली क्लास में। याद हो तो अंतिम 5 में हमने पूरी कहानी बताई कि त्रिपक्ष संघर्ष हो रहा है, इसका कारण क्या है। कारण बताया था साहब, नदी इधर गंगा इधर यमुना, और त्रिपक्ष संघर्ष का कारण है द्वाब। तो जो भी द्वाब वाली घटना है वो पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये कि जब भी ये क्लास पढ़ें, और उस समय हो सकता आप ऑनलाइन नहीं होना, तो मेरा मानना उससे पिछली क्लास है ना वो भी आपको एक बार देख लेनी चाहिए। तो बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे।